नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 9 नवंबर 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर डिस्कशन की। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए मैं आपके साथ इस रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। आइए देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस बारे में बात करता है। यहाँ पर G7 एक मीटिंग होकर हटी है। G7 क्या है? आपके ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का है। अब इसकी एक रीसेंट मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया कि भाई जो गाजा में अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, वहां पर अभी एक पॉज आना चाहिए ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड किया जा सके उन लोगों को जो गाजा में रह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपके टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इजराइल से कि आप अभी थोड़ी देर के लिए युद्ध के ऊपर विराम लगा दीजिए ताकि आने वाले समय में हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड कर सके और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे हम पीस को रिस्टोर कर सके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये G7 जो है, ये ग्रुप ऑफ 7, ये आपकी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में बनाया गया था। अब ये जो ब्लॉक है इसकी एनुअल मीटिंग होती है और ये डिस्कस करता है कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों को, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस से रिलेटेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या एनर्जी पॉलिसी से रिलेटेड। अब इसमें कौन कौन सी 7 कंट्रीज आती हैं तो आपको याद रखना है: यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएसए। तो ये आपके 7 मोस्ट एडवांस नेशंस में से एक है। एंड ये जो जितने भी 7 कंट्रीज हैं आपके, ये सभी आपके G20 के भी पार्ट हैं। अगर बात की जाए G7 की, कोई फॉर्मल चार्टर नहीं है, ना ही कोई फॉर्मल आप ये कह सकते हैं सेक्रेटरीट है। जो प्रेसिडेंसी जिसके पास जाती है, जैसे रोटेटिंग फॉर्म में जाती है, जैसे पहले किसी यूके के पास होगी या फ्रांस के पास होगी, जर्मनी के पास होगी। जैसे इस साल ये जो आपकी समिट है ये जापान के पास है, मतलब जापान इसको प्रिजाइड कर रहा है एंड जापान में ही ये समिट को होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर यही सेक्रेटरीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वो एजेंडा सेट करते हैं कि मीटिंग में क्या और किस बारे में बात होगी। तो यहाँ पर इस समिट के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। देखिए, अगर ये केरला वाले आर्टिकल की बात करें तो हमने बहुत बार आर्टिकल 200 को डिस्कस कर लिया है एंड आर्टिकल 201 को भी डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए केरला गवर्नमेंट ने एक नया एंगल पकड़ा है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, अब इतने लंबे समय तक अगर गवर्नर बिल्स को पेंडिंग रखेंगे जो कि हेल्थ से रिलेटेड बिल्स हो, तो कहीं ना कहीं ये आर्बिट्री है एंड ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी को। इसके साथ साथ क्योंकि ये बिल हेल्थ से रिलेटेड है तो इस वजह से ये आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ को भी वायलेट करते हैं। तो यहां पर एक नया एंगल देने की कोशिश की गई है। ऑल्दो हमने ये गवर्नर वाला इशू बहुत डिटेल में 2-3 बार डिस्कस कर लिया है, तो इसके ऊपर आज हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। देखिए, इस आर्टिकल में हम बात करेंगे दिल्ली के एक्शन प्लान के बारे में। अब किस एक्शन प्लान के बारे में मैं बात कर रहा हूं? देखिए, आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट टाइम में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, ये एयर क्वालिटी बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही है एंड सीवियर कैटेगरी में पहुंच गई है। अब हम बहुत से सॉल्यूशंस की तरफ फोकस कर रहे थे। अब इसमें से ही एक सॉल्यूशन जो हमारे सामने आया है, दैट इज क्लाउड सीडिंग। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाली 20 और 21 नवंबर यानी 21 नवंबर के आसपास आपको दिल्ली के अंदर रेनफॉल देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग की, ताकि इस बारिश के थ्रू जो डस्ट पार्टिकल या स्मोक आपकी इन्वायरमेंट में इकट्ठी हो गई है यानी एकत्रित हो गई है, उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। अब क्लाउड सीडिंग होता क्या? यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में ये बात पूछ सकता है, तो आप याद रखें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली जनरेटिंग रेन। मतलब बारिश को हम आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हम क्लाउड के अंदर सिल्वर आयोडाइड के कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। अब इसको ऐड करने के लिए कई बार आप प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार कुछ देश इसमें रॉकेट्स का भी इस्तेमाल करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार दुनिया में किया जा रहा हो। जब आपको याद होगा बीजिंग के ओलंपिक्स हुए थे, तो उस समय भी इस तरह की आर्टिफिशियल रेन को रोकने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया था। अब ये जो क्लाउड सीडिंग है, इसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। जैसे एक होता है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। अब इसमें क्या होता है, हम न्यूक्लियाई को ऐड करते हैं, जिसे हम कई बार आइस न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। अब ये आइस न्यूक्लियाई क्या करते हैं? देखिए, ये सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस के फॉर्म में होता है,
जिसका काम ये है कि ये एक सुपर कूल लिक्विड है जिसके इर्द गिर्द आपके जो जितने भी वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। मतलब एक तरह से ये ट्रिगर करता है सभी आसपास के वाटर वेपर्स को इसके ऊपर कंडेंस होने के लिए। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। अब इसी में एक डायनेमिक क्लाउड सीडिंग भी होती है, जैसे जिसमें हम बूस्ट करते हैं वर्टिकल एयर करंट्स को। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे ऊपर उठती हुई हवाएं हैं जो वाटर वेपर्स को लेके जाती हैं, हम इनको इंटेंस करने के लिए नीचे हीटिंग इंपैक्ट ज्यादा करते हैं ताकि ये जो हवा है वो और ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ उठे, जिससे वो ठंडी होंगी और ठंडी होके ये बरसात करेंगी। इसके अलावा कई बार हम सॉल्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसे कहा जाता है हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। अब इसमें हम स्प्रे करते हैं लाइक सॉल्ट लाइक पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इसके इर्द गिर्द अगेन आपके जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस करेंगे, एंड इसमें आप एक स्टेबल क्लाउड को फॉर्म कर पाएंगे जिससे बारिश हो सकती है। अब इनमें से ही एक मेथड को यूज किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा कहना है दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय का, जहां पर ये सहयोग लेंगे आईआईटी कानपुर का। अब आईआईटी कानपुर का ये कहना है कि उनके इक्विपमेंट्स बिल्कुल तैयार हैं, उनकी टीम बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रही है क्लाउड सिचुएशंस को। जैसे ही हमें रजामंदी मिलती है सुप्रीम कोर्ट की, वी आर रेडी टू गो। तो यहां पर आपको इस आर्टिकल में इसी बारे में जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे केरला गवर्नमेंट की, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन। अब देखिए इसमें ये करना क्या चाहते हैं, ये प्रमोट करना चाहते हैं अपनी स्टेट के अंदर 5000 हेक्टेयर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को आने वाले 5 सालों के अंदर। अब इसमें बेनिफिशियरी जो सिलेक्ट किए जाएंगे उसको एटलीस्ट 5 साल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग परफॉर्म करनी होगी अपने लैंड के ऊपर। यहां पर एनुअल टारगेट रहेगा 1000 हेक्टेयर का, एंड ये एक चीज याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एटलीस्ट 10% जो एरिया है उसको सेट असाइड रखना चाहता है आपकी गवर्नमेंट। अब यहां कुछ चीजें और भी है जो इनको हेल्प करेंगी, जैसे एक्सपैंड करना चाहते हैं ये सिस्टम, जैसे सर्टिफिकेशन का, ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, ताकि जो किसान है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केरला गवर्नमेंट ने ही स्कीम स्टार्ट की है, इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कई स्कीम्स आई हैं। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। कई बार इसमें भी हमें बहुत से डाउट रहते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये एक फील्ड है, अगर इसमें मैं कोई भी सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट को यूज नहीं कर रहा हूं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर हो सकता है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, या सिंथेटिक हार्मोन्स हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जियो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मैं उनका भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस जैसे अगर हम देखते हैं ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं, और जो इससे फूड निकलते हैं इसे ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है, जो अक्सर काफी सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतर जाता है। अब यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में एक स्कीम लॉन्च की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग को सेंट्रल लेवल पे प्रमोट करने के लिए। इस स्कीम का नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जहां पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये इसका सब मिशन था। अब यहां पर हमारा फोकस है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ऐसे जितने भी एरिया हैं यहां पर हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सकें। इसके अलावा 2015 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परंपरागत कृषि विकास योजना भी शुरू की थी, जिसमें सॉइल हेल्थ का कंपोनेंट आता है आपका, और ये भी आपका नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट था, जहां पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक क्लस्टर डेवलप कर सके, विलेज बेसिस पे क्लस्टर्स वगैरह डेवलप कर सके, जहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को हम प्रमोट कर सकें। अब यहां पर आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि ब्राजील ये कह रहा है इंडिया ने जो अपनी प्रेसिडेंसी जो G20 की थी इंडिया के पास इस साल, उसमें जो फोकस किया था कि हम ग्लोबल साउथ को प्रमोट करेंगे, ग्लोबल साउथ की वॉइस को रेज करने की कोशिश करेंगे, इसी को कंटिन्यू किया जाएगा ब्राजील के द्वारा भी। अभी आने वाले समय में जो ये G20 की प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील के पास चली जाएगी। उससे पहले नवंबर मंथ में 17 और 22 को हम 2 इंपॉर्टेंट समिट रख रहे हैं। पहली समिट है सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, दूसरी रहेगी आपकी G20 वर्चुअल समिट।
इन दोनों समिट के बाद जो प्रेसिडेंसी है आपकी वो चली जाएगी ब्राजील के पास। अब यहाँ पर ब्राजील ने कहा है कि इनकी जो प्रेसिडेंसी है इसमें इनका मेन फोकस रहेगा कि कैसे ग्लोबल साउथ के ऊपर और ज़्यादा फोकस किया जा सके। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनकी जो चैलेंजेस है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको वर्ल्ड स्टेज पे बताया जा सके। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल साउथ है इसमें दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, एक हंगर और दूसरा पॉवर्टी। तो इनको कैसे खत्म किया जा सकता है इसके ऊपर ये अपनी प्रेसिडेंसी में फोकस करेंगे। साथ के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहेगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो भी कारगर ऑप्शंस होंगे उनके ऊपर डिस्कशन रहेगी, और कैसे मल्टीलेटरल फॉर्म्स में हम इंप्रूवमेंट ला सके इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करने की ये भी है कि ब्राजील के साथ हमारे रिलेशंस हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। चाहे आप देखिए ब्रिक्स नेशन है उसमें भी ब्राजील हमारे साथ है। इप्सा दैट इज इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, जो कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां भी ब्राजील हमारे साथ है। एंड G4 ग्रुपिंग जहां पर जर्मनी, इंडिया, जापान और ब्राजील ये एक साथ है, और ये हमेशा एक दूसरे के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए अपील करते हैं। तो यहाँ भी हम एक साथ हैं। तो अगर देखा जाए आने वाले समय में भी जो G20 की प्रेसिडेंसी है ये अभी जैसे इंडिया के पास है, आने वाले समय में ब्राजील के पास है, और ऐसे ही आपने देखा कि साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया ने भी इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है समिट, ये काफी वे में क्रुशियल रहने वाला है, क्योंकि G20 में अभी काफी सालों से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है ग्लोबल साउथ का, और जो ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट की गई हैं, जिसके कारण आपस में जो कॉपरेशन है इन दोनों कंट्रीज का वो काफी इंप्रूव भी हुआ है। अब यहाँ पर कुछ उभरते हुए इश्यूज भी हैं जो इन दोनों समिट्स में बात की जाएगी, जिनके ऊपर देखिए हमने यूक्रेन वॉर के ऊपर तो बात की है, जहां पर कंडेम्ड किया गया था रशिया को, ऑल्दो रशिया का नाम नहीं लिया गया क्योंकि समिट इंडिया में थी, बट यस कहीं ना कहीं रशिया को लताड़ा तो गया था G20 में। अब इसके बाद जो इजराइल और गाजा का जो इशू चल रहा है अभी करंटली, इसके ऊपर प्राइम फोकस रहने वाला है आने वाली इन दोनों मीटिंग्स के अंदर। हो सकता है कि आगे आने वाले साल में भी इस एजेंडा को या इस चीज को आगे कंटिन्यू किया जाए कि कैसे गाजा एरिया में या वेस्टर्न एशिया में हम पीस को स्टैब्लिश कर सके। आइए अब लगे हाथ G20 के बारे में भी थोड़ी बहुत कुछ जान लेते हैं। देखिए बात अगर G20 की जाए तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 देश और एक यूनियन आता है, दैट इज यूरोपियन यूनियन। अब अगर G20 की बात की जाए इसमें आपको इंडस्ट्रियलाइज नेशन भी देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी देखने को मिलते हैं। G20 वैसे तो जो आपके 1999 के इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उस समय इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, बट एनुअल तौर पे इस समिट को रखा गया था 2008 के बाद से। उससे पहले तक आपके फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर इसमें मिला करते थे। अगर बात की जाए कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो आपको याद रखना है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड टर्की। इसके ये सभी कंट्रीज मेंबर हैं जो कि वर्ल्ड की एक लार्ज इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां पर आपको G20 समिट के बारे में इतना ही जानना था, ऑल्दो हम बहुत बारी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो फिलहाल इससे ज्यादा जानना हमारे लिए कुछ ज्यादा पर्याप्त नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पब्लिश की है आपकी स्टॉकहोम इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन ने, प्लस इसके साथ यहाँ पर क्लाइमेट एनालिटिक्स, E3G, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड UNEP भी एक साथ हैं। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2050 से 70 के बीच में ऑल्दो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने नेट जीरो को अचीव करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। देखिए जो हमने टारगेट लिया था, अगर मान लीजिए 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम टेम्परेचर को राइज नहीं होने देना चाहते थे, इस टारगेट को तो हम 2030 में ही ब्रीच कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी अपर लिमिट थी ना 2 डिग्री सेल्सियस पे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लाइमेट चेंज को रोक लेंगे, हम उसमें भी फेल करने वाले हैं, क्योंकि इसको भी हम ऑलमोस्ट 69% से ब्रीच करने वाले हैं, मतलब ओवरशूट कर जाएंगे। अब ऐसा ये कहा जा रहा है कि भाई आने वाले जो 10 साल हैं इसमें तो मैक्सिमम जो आपका कोल, ऑयल, गैस है इनका पीक पहुंचेगा, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि डिक्लाइन स्टार्ट होगा।
तो अभी तक तो पीक ही नहीं पहुंचा है। तो आप कैसे इस क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे? क्योंकि जब पीक पहुंचेगा उस समय तक तो आपकी जो ट्रेन है वो स्टेशन से निकल चुकी होगी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम जितना कार्बन एमिशन कर सकते थे, जितना हमारा कार्बन बजट था, हम उसको एक्सीड कर जाएंगे। तो यहाँ आने वाली जो दुबई समिट होने वाले दिसंबर में 190 कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनके पास एक मौका है कि कैसे इस रिपोर्ट के बेसिस पे आने वाले समय में स्टेप्स को इतना कड़ा किया जा सके कि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सके। अदरवाइज आप ये देखेंगे कि अभी तो ये सिर्फ 20 कंट्रीज जो मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज हैं, इनके ऊपर फोकस किया गया है। और इससे ये पता लग रहा है कि जो हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अपने टारगेट्स लेके चले थे, हम एक्चुअल में उसे ब्रीच करने वाले हैं। अब इसमें ऑब्जर्व किया गया था ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, मैक्सिको, नाइजीरिया, नॉर्वे, कतर, रशिया और सऊदी जैसे कई और देशों को, मतलब टोटल ये 20 देश थे जिनको इस रिपोर्ट में असेस किया गया था। तो यहां पर आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। देखिए, जब लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव आते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में कुछ चेंजेस आते हैं, उसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। आप इसको टेम्परेचर से रिलेट करके बहुत छोटा सोच रहे हैं। इसमें एयर प्रेशर भी हो सकता है, प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी हो सकता है। कुछ भी लॉन्ग टर्म में एटमॉस्फेयर में चेंज आता है, वो सभी क्लाइमेट चेंज की तरफ दर्शाता है। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आज के मैप वर्क में हम 2 एरियाज के बारे में जानेंगे, एक दाफरू और दूसरा सीरिया। देखिए, सीरिया के बारे में हम बात इसलिए करें क्योंकि प्रो गवर्नमेंट के कुछ 30 लोगों को एक टेररिस्ट अटैक में मार दिया गया। अब आपको ये पता होगा सीरिया एक पूरा डेजर्ट एरिया है, तो इसके आसपास की कंट्रीज को हमारे को जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब क्योंकि मैं आज घर से बाहर हूं, तो इस वजह से मेरे पास अभी वो टूल अवेलेबल नहीं है जहां पर मैं इन मैप्स को यहां पर प्लेस कर सकता। तो आपको मैं थोड़ा रफली ड्रॉ करके बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे सीरिया है, सीरिया के नॉर्थ में आपको टर्की देखने को मिलता है। टर्की से 2 रिवर्स निकलती हैं, एक यूफ्रेट रिवर जो कि आप ये कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ सीरिया है, और दूसरी आ जाती है आपकी टिग्रिस रिवर। अब नॉर्थ में आपको सीरिया के देखने को मिलता है टर्की। तो ईस्टर्न साइड की बात कीजिए तो यहां पर आपको देखने को मिलता है इराक। उसके अलावा नीचे की तरफ यहां साउथ में आपको जॉर्डन देखने को मिलता है, और यहां आपको एक छोटा सा हिस्सा लेबनान का देखने को मिलता है। उसके अलावा ये जो पार्ट है वेस्टर्न साइड का, ये आपका खुलता है मेडिटेरियन सी में। तो यहां पर आपको सीरिया की लोकेशन के बारे में एटलीस्ट ये याद रखना है कि सराउंडेड है टर्की, इराक, जॉर्डन और लेबनान के द्वारा, और ये ओपन होता है आपका मेडिटेरियन सी में। तो यहां पर आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं दाफरू के बारे में। देखिए, अगर दारफू के बारे में बात की जाए ना, तो एक तरफ अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है चैड और सूडान के बीच में सैंडविच्ड एरिया है दारफू, जहां पर आपको बहुत से रिफ्यूजीज देखने को मिलते हैं। अब यहां पर एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है जिसका नाम है मलासित। अब देखिए, आपको यूपीएससी डायरेक्टली ये पूछ सकती है कि मलासित कहां पर लोकेटेड है, ये जो ट्राइब्स है आपके या एथनिक ग्रुप कहां पर मिलती है। तो आपको याद रखना दारफू वाले एरिया में मिलती है। अभी दारफू आपको ऐसे तो नहीं पता लगेगा, आप ये मान के चले कि ये चैड वाला एरिया है, कहां पे, अफ्रीका में, और ये आपका सूडान वाला पार्ट है। तो सूडान साइड में ये जो आपकी टेरिटरी आ जाती है, यहां पर इस एरिया को दारफू बोला जाता है। अब इसके आसपास आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलती है, जैसे चैड और सूडान की दोनों की बात की जाए तो यहां पर आपको नॉर्थ में इस एरिया से टच करता हुआ लिबिया दिखता है। उसके अलावा सूडान ऑल दो बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ, बट दारफू के साथ यहां पर आपका इजिप्ट नहीं लैंड करता है या मैच नहीं करता है। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर बात की जाए साउथ की तरफ, तो यहां पर आपको साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देखने को मिलता है, और बाकी दारफू के ईस्ट में आपको देखने को मिलता है सूडान, और वेस्ट में देखने को मिलता है चैड। तो इस एरिया के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि देयर इज अ पोटेंशियल कि आरबीआई आने वाले समय में अपने रेपो रेट को कम कर सकता है। यहां पर बात हो रही है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर की। देखिए, कहा यह जा रहा है कि अगर इंडिया में फूड इन्फ्लेशन नहीं रहती है, मींस आपका जो मॉनसून है वो नॉर्मल रहता है और फूड प्रोडक्शन ठीक ठाक रहती है और फूड इन्फ्लेशन नहीं देखने को मिलती है इकोनॉमी में, तो माना यह जा रहा है कि आने वाले सालों में इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिसके कारण एक बफर मिल पाएगा आरबीआई को कि वो रेपो रेट को कम कर सके। अभी
जितनी भी इकॉनमीज BBB यानी ट्रिपल बी रेटिंग या A रेटिंग की हैं जो एशिया पैसिफिक में लोकेटेड है, उनमें से इंडिया की ग्रोथ के पोटेंशियल काफी हाई हैं, ऐसा स्टैंडर्ड एंड पुअर की रिपोर्ट में कहा गया है। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि देयर इज अ मेजर चैलेंज। अभी रिसेंटली आने वाले 5 सालों के लिए फूड ग्रेन की सब्सिडीज को गवर्नमेंट ने रिज्यूम किया है, आगे फॉरवर्ड किया है, तो इससे इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा, जिससे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी के ऊपर। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं थी इस आर्टिकल में, और बहुत ज्यादा इसमें अप्लाइड इकोनॉमी लगा भी देंगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें हमने डिस्कस कर रखी कि रेपो रेट का क्या असर पड़ता है। अब जैसे आपको समझाना चाहूं तो रेपो रेट जब भी कम होगा, इससे इकोनॉमी में लोन सस्ते मिलेंगे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है और इससे डेवलपमेंट आती है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमेशा कोशिश रहती है कि रेपो रेट को आप ठीक ठाक लेवल पे एडजस्ट कर सकें, क्योंकि बहुत कम होगा उससे डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई ना हुई तो इन्फ्लेशन आने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से कोशिश ये की जाती है कि इसे ठीक ठाक लेवल पे मेंटेन किया जा सके। आइए अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे मलक्का स्ट्रेट के बारे में। देखिए, मलक्का स्ट्रेट आप सभी को पता होगा चाइना के लिए काफ़ी क्रुशियल है, क्योंकि चाइना का बहुत सारा ट्रेड मटेरियल यहाँ से होके गुजरता है। चाहे आप चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, दोनों के लिए ही ये पॉइंट काफ़ी क्रुशियल है। अब रिसेंट टाइम में आपको देखने को मिला कि चाइना ताइवान को लेके काफ़ी अग्रेसिव है। अब मान लीजिए जैसे यूक्रेन में रशिया ने एडवेंचर किया, गाजा में इजराइल का एडवेंचर आपको देखने को मिला। अब चाइना भी इस चीज़ से प्रोत्साहित होके अगर अटैक कर देता है ताइवान के ऊपर, जैसे कि हमें देखने को मिल भी रहा है कि चाइना ने आसपास का जो ताइवान का इलाका है वहाँ पर मिलिट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश कर दी है अब, और इवन नेवी और आपकी एयरफोर्स वो भी डिप्लॉय कर दी है। तो जिसकी वजह से ताइवान कब कैप्चर कर ले चाइना, इसके बारे में पता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट राइज करेगा आपके यूएसए और चाइना के बीच में। अब इंडिया इसमें क्या कर सकता है, इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अब बात करते हुए इस आर्टिकल में कहा जाता है कि भाई ये जो मलक्का स्ट्रेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के पर्सपेक्टिव से, तो हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं, नेवल ब्लॉकेज लगा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर नेवल ब्लॉकेड करते हैं, उसके साथ साथ आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जैसे चाइना के जैसे कमर्शियल शिप्स एज वेल एज द मिलिट्री शिप आप उनको पास होने ही ना दें। अब इससे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के, इसके ऊपर तो हम ब्लॉकेट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अंडर हाई सीज में ये कवर होते हैं, तो ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाएगा। एंड इवन ये ब्लॉकेट जो कमर्शियल शिप के ऊपर हम बात कर भी रहे वो फिजिबल है भी नहीं। अब अगर ऐसा हो कि हम बाकी जो मिलिट्री शिप्स हैं उनके लिए ब्लॉकेट लगाते तो उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो मलक्का स्ट्रेट है ऑल्दो इंडियन ओशन के आसपास लोकेटेड है, बट इंडिया से थोड़ा दूर है, तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो इसकी परमिशन आपको नहीं देंगे। तो पहली चीज तो ये आ गई कि भी इंटरनेशनल लॉ के जो, तो पहली प्रॉब्लम तो यही आ गई कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट ही चला गया ये। अब दूसरी प्रॉब्लम देखिए, मान लिया यहां पर इकोनॉमी और एनर्जी के लिए चाइना के लिए लाइफलाइन है, बट सिर्फ ये चाइना की लाइफलाइन नहीं है। कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया एंड इवन इंडिया इटसेल्फ इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन दिस। तो अगर हम ब्लॉकेड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर तो सभी के लिए होगी। तो ये प्रॉब्लम तो जापान को भी फेस करनी पड़ेगी, साउथ कोरिया को भी और इवन इंडिया को भी। अब तीसरे पॉइंट में ये कहा जाता है कि जो मलक्का स्ट्रेट है, जैसे मान लीजिए ये आपका मलक्का स्ट्रेट है, ये अंडमान सी को यहाँ पर साउथ चाइना सी से कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो आपका स्ट्रेट है ये काफ़ी बड़ा स्ट्रेट है, मतलब 500 मील से ज़्यादा ये लंबा है, और इसमें बहुत सी अलग अलग कंट्रीज भी आते हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। अब अगर हम ब्लॉकेड लगाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इनकी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और ये ऐसे देश है जो हमारे कुछ दोस्त भी हैं, और अगर हम ब्लॉकेड लगाएंगे तो हमें उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ऑल्दो दोस्त हैं बट उनकी सॉवरेनिटी भी तो अपनी खुद की है ना। फिर चौथी चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि भाई अगर कमर्शियल शिप की बात करें, वो इशू थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? अगर हम ब्लॉकेड लगाते हैं, मान लो कमर्शियल शिप को रोक भी दिया, तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि कुछ वेसल्स जो होते हैं उनकी सॉवरेनिटी किसी कंट्री के पास होती है, रजिस्ट्रेशन किसी और कंट्री में होती है, इंश्योरेंस किसी थर्ड कंट्री ने की है,
एंड फोर्थ कंट्री के पास कार्गो की ऑनरशिप है। तो यहां पर मल्टीपल स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, तो इतना इजी नहीं रहेगा यहां पर ब्लॉकेट लगाना। पांचवी चीज यहां पर आती है कि चाइना के लिए अगर हम देखते हैं ये एरिया ऑल दो इंपॉर्टेंट है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर एनर्जी सप्लाई की बात की जाए चाइना की, अगर हमने यहां पर मलक्का स्टेट को रोक भी दिया, चोक भी कर दिया, उसके अलावा भी सूडान जो स्टेट है वहां पर, लैम्बोक जो स्टेट है वहां पर चाइना के पास ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटी है कि जो क्रूड ऑयल का ट्रेड है या नेचुरल गैस का ट्रेड है वो वहां से भी कंडक्ट कर सकता है, डायरेक्टली उसे स्टेट ऑफ मलक्का से होकर जाने की जरूरत नहीं है। अब छवीं बात यहां पे ये आ जाती है कि चाइना के पास इटसेल्फ गुड रिसोर्सेज हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक फ्लोटिंग पेट्रोलियम रिजर्व जो हैं चाइना के पास अच्छी खासी मात्रा में है, और ये उसकी जो क्रूशियल टाइम है उस समय की एनर्जी नीड को फुलफिल कर सकती है। प्लस अभी रिसेंट टाइम में सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ चाइना के रिलेशन काफ़ी ठीक हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर इसकी सपोर्ट में आएंगे। तो इससे इन टोटल अगर हम बात करते हैं तो चाइना के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और लास्ट में हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम ये ब्लॉकेट यहां पर क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टली ये वॉर डिक्लेयर करना होगा चाइना के साथ। ऐसे टाइम पे जब हमारे चाइना के साथ ऑलरेडी रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, और चाइना एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और जिसका इस रीजन के अंदर काफी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, और हमारे कई फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी इसमें हमारा साथ नहीं देंगी, उस समय चाइना के साथ हम वॉर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और हमें इवन हिस्ट्री से भी सीखना चाहिए। आपने दोनों वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने ब्लॉकेट लगाई थी जर्मनी के लिए, है ना, 1914 से लेकर 19 के बीच में। अब इस टाइम पे जब ये ब्लॉकेट लगाई गई, उस समय जर्मनी ने रिटेलिएट करा विद सबमरीन्स, जहां पर इन्हें यू बोट्स कहा गया, और इसका काफी डेडली इफेक्ट रहा। इवन बैटल ऑफ जटलैंड ये जो 1916 में हुई थी, वहां पर आपने देखा कि भाई यूएसए की एक मर्चेंट शिप को जर्मनी की यू बोट ने कहीं ना कहीं डुबो दिया, जिसके कारण यूएसए ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर टू की। अब वर्ल्ड वॉर टू में भी तो ऐसा ही हुआ था ना। देखो यूएसए ने क्या किया था कि जापान की एनर्जी सप्लाई को चोक करने के लिए जो मैरीटाइम कॉमन ग्राउंड्स थे पैसिफिक के अंदर, वहां पर ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया। अब इसके रिजल्ट में हुआ पर्ल हार्बर 1941 में दिसंबर में, और इसका एंड रिजल्ट ये रहा कि जो जापान है उसके ऊपर 2 न्यूक्लियर अटैक हुए। तो इन टोटल अगर हम बात करते हैं, इवन आज की डेट में भी अगर ब्लॉकेड होता है तो दूसरी कंट्री इसमें फुल फ्लेज वॉर में जाने की प्रोबेबिलिटी रखती है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे इंटरेस्ट में अच्छा नहीं होगा। क्योंकि एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी हाल फिलहाल में स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास ईरान ने ब्लॉकेड क्रिएट करने की कोशिश की थी, बट यहां पर यूएसए ने अपनी जैसे नेवल शिप्स, एयर एसेट्स को भेज के उस कन्फ्रंट्रेशन को और ज्यादा एक्सक्लेट कर दिया, जहां पर ईरान को पीछे हटना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो हो सकता है। अब देखिए यूएसए हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखता है। अब अनटिल और अनलेस यूएसए किसी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो दूसरी कंट्री के सपोर्ट में कभी नहीं आता, मतलब फुल फ्लेजेडली तो नहीं आता। अब यहां पर अगर चाइना और हमारा कॉन्फ्लिक्ट है और इसमें यूएसए इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर यूएसए और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसके रिपल जो है, इसका जो इफेक्ट है, दैट विल बी इनकाउंटर्ड बाय इंटायर वर्ल्ड। तो यहां पर इस वजह से ये जो मलक्का स्टेट वाला आइडिया है वो थोड़ा डाइसी है, और हमें सोच समझ के इसमें कदम उठाने चाहिए। क्योंकि देखिए इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छी चल रही है, हाईटेक एंड पे भी अच्छी चल रही है, और मिलिट्री एरिया में भी डेवलप हो रही है, और आने वाले सालों में ये और ज़्यादा स्ट्रांग ही होगी। जहां पर यूएसए का हमेशा से ये मानना है कि भाई ये जो साउथ एशिया वाला एरिया है इसमें इंडिया की अच्छी खासी होल्ड है, एंड मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक एरिया में इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है, जहां पर एक इंडिया की स्ट्रांग इकोनॉमी प्लस न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटी और क्रेडिबल मिलिट्री, इट कैन प्रोवाइड यू द थ्रस्ट, या एक भरोसेमंद अलाय जो आपको
एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक एरिया में चाहिए था। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आज की डिस्कशन में इतना ही। कल से फिर से लाइव फॉर्मेट में वापस मिलते हैं। धन्यवाद।